Welcome, student. Hope you all are fine and happy right now. We are going to start the lesson number 9 of biology, that is the soil, a natural resource. So, first of all, I would like to inform you to bring out the books, pen, pencil, copy, all the things that is required for the studies. I am giving you 10-second time. Go and bring out all the things. Hope you all have bought all the book copies and pen, pencil and all. Now let's start learning our today's lesson. So, the first topic that is given in your book is soil. So, let us understand what is soil and what is the definition of soil. See, soil is the topmost layer on the earth's surface that support life. It is the very simple definition of the soil. Soil is the टॉपमोस्ट लेयर ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सबसे ऊपर वाले लेयर में जो भी है वो क्या है? सॉइल है, जिस पे सारे के सारे लिविंग थिंग्स सरवाइव करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. सो सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ. It is the definition of the soil. Now the another question arises over here. State the composition of soil. So what is the composition of the soil? Soil किस चीज का बना हुआ है, या soil के compositions क्या क्या हैं, क्या क्या मिला हुआ है soil के अंदर. So it is the mixture of organic materials, clay, rock particles, air, water, etc. So these are the things that are mostly found in the soil, and the soil is mainly composed of these all the things. So what is the organic material? Organic material क्या होता है? जो भी एनिमल या प्लांट मरे होते हैं उनके जो डेड बॉडीज होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और ऐसे डेड बॉडीज को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं. इसके अलावा और क्या होता है? क्ले मतलब वो मिट्टी जिससे मूर्ति वगैरह बनती है. क्ले, चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक सॉइल. इसके अलावा रॉक पार्टिकल्स, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह मिले होते हैं, और एयर और वाटर तो होता ही है. सो दीज आर द मेन कॉम्पोजिशन दैट आर मेनली फाउंड इन द सॉइल. सॉइल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, क्ले, rock particles, air, water, etc. Hope you understood. Now, the another topic comes over here. Name the most important natural resource. ये सारी चीजें आपके एक बुक से दी हुई हैं. Although you have to read each and every line of the book. आपको बुक की हर एक लाइन को स्टडी करना है, ये आप याद रखिएगा. I am focusing the main points that has been given in the book. बुक में जो आपके मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं मैं उसी पर मेनली फोकस कर रहा हूं. अंडरस्टूड. सो नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं. मीन्स हर वो चीज जो हमें नेचर ने फ्री में दिया है और जिसे हम अपने लाइफ को अच्छा और कंफर्टेबल बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? सॉइल है. सो इट फॉर्म्स मीन्स सॉइल. सॉइल फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ. यहाँ पे सॉइल लिखेंगे आप लोग. यू मस्ट राइट द सॉइल ओवर हियर. सो सॉइल फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. Hope you understood these things. Now, state the importance of soil.
सॉयल क्यों जरूरी है, मिट्टी क्यों जरूरी है। अब जरा सोचो, आपको मिट्टी की जरूरत है कि नहीं। यदि आप सिंपली सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मिट्टी की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचो, जो प्लांट हम खाते हैं या फिर चावल, गेहूं, आटा, साग सब्जियां, ये सारे प्लांट से उगते हैं। और ये प्लांट विदाउट सॉयल सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मतलब सॉयल के ऊपर ही में तो ग्रो होते हैं ना। सिमिलरली सॉयल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज it gives us different kind of minerals and these minerals are important for our daily use and for the industries. देखो यहाँ पे बहुत छोटे में लिखा हुआ है कि सॉयल क्यों जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट मीन्स सॉयल इज इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर द फूड प्रोडक्शन। फूड कौन प्रोड्यूस करेगा? प्लांट्स। सो फूड प्रोडक्शन, विदाउट फूड प्रोडक्शन वी कैंट बी सर्वाइव। फूड यदि प्रोड्यूस नहीं हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फॉडर कल्टिवेशन, फॉडर मीन्स घास फूस, जिससे हमारे जानवर जिंदा रहते हैं। यदि ये फॉडर नहीं हो तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। गाय, बकरी, भैंस, ये लोग फॉडर पर डिपेंड करते हैं। फॉडर मतलब घास वगैरह पे। तो ये घास वगैरह जो जिसको खा करके गाय, बकरी, भैंस जिंदा रहती हैं, ये भी किस पे उगता है? मिट्टी पे उगता है। एंड द माइनिंग ऑफ मिनरल एंड फ्यूल, और मिट्टी से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। और क्या मिलता है? फ्यूल। फ्यूल मतलब तेल, जिस तेल से हमारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स वगैरह चलती हैं। सो सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच प्रोवाइड अस or which help to provide us in food production, in the production of the fodder, and gives a lots of mineral for our utilization for ourselves as well as for the industries. And it also provide the fuel, and this fuel is necessary for automobiles and industries. And not only for industries, it is also necessary for our kitchen, isn't it? So formation of soil. अब बात आती है कि soil बना कैसे। Soil is formed by the process called weathering. Weathering एक प्रोसेस है और weathering के प्रोसेस से ही soil बना है। एक बड़ा सा पहाड़ टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे दाने में टूट जाता है, और फिर ये दाने जो हैं टूट टूट के एकदम मिट्टी बन जाते हैं। तो पहाड़ का टूट करके मिट्टी बनना, ये टोटल प्रोसेस जो है, या किसी भी रॉक का टूट करके मिट्टी बनना, ये जो टोटल प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग कहते हैं। सो मिट्टी कैसे बना है? वेदरिंग के प्रोसेस से बना है। इसमें क्या हुआ? बड़े बड़े रॉक्स टूट टूट करके छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये छोटे छोटे रॉक्स और टूटा, और टूट टूट के एकदम छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, और वो छोटे छोटे रॉक्स अगेन टूट गए, और टूट करके फिर मिट्टी बन करके अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे बिछ गए। और वो मिट्टी, उस मिट्टी में और क्या क्या मिल गया? बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मिल गया। ऑर्गेनिक वेस्ट में बहुत सारे डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिल गया। और क्या मिल गया? और उसमें मिल गया बहुत सारा एयर मिल गया, कुछ उसमें पानी मिल गया, है ना, कुछ मिनरल्स मिल गए, और वो एक मिट्टी बन गया। तो मिट्टी बनने का प्रोसेस डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे इसके बाद वाले क्लास में। पहले हम लोग समझ ले कि व्हाट इज वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक or other material into smaller pieces due to long exposure of different factors of atmosphere. So breaking down of the rock का टूटना into smaller pieces, कैसे pieces में? छोटे छोटे pieces में। breaking down of the rock into smaller pieces, a smaller particle due to long exposure of different factor of atmosphere. बड़े बड़े रॉक्स टूट गए छोटे छोटे पीसेस में, और किस कारण से टूटे? बहुत सारे फैक्टर के वजह से टूटे। और ये फैक्टर कहाँ, किस चीज से हैं रिलेटेड हैं? एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर के कौन कौन से फैक्टर हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, वाटर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स के वजह से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट के छोटे 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 टुकड़े में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यस, वेदरिंग। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट
एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ये फैक्टर्स और एजेंट्स कौन कौन हैं? द सॉलिड रॉक्स आर ब्रोकन बाय वेदरिंग एंड द एजेंट्स आर वाटर, विंड एंड टेम्परेचर। 3 मेन एजेंट हैं, और भी बहुत सारे एजेंट हैं। जैसा बुक में लिखा था मैंने वैसे मेंशन किया, लेकिन जब मैं प्रोसेस समझाऊंगा आपको सारी चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा। अंडरस्टूड? सो व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग? देयर आर 3 डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। व्हाट आर दे? वाटर, विंड एंड टेम्परेचर। I will explain you in detail how these water, wind and temperature are responsible for breaking down of rock into small pieces. I will explain in detail so that you will understand it. Okay. Now let's understand the next question. How is the broken particles move from their site of origin? Suppose there is a rock, and this rock has been converted into small pieces. So now the question comes over here, how the broken particles, means these small pieces, move from the site of their origin, means it is the place where the small pieces formed, and how do these small pieces move from one place to another? मतलब समझ में आया? जब एक पहाड़ टूट करके छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कण बन गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल्स जिस जगह पे बने हैं वहां से दूसरे जगह कैसे मूव होंगे और कौन इनको लेके जाएगा। ज्योग्राफी में तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, त्रिवेदी सर ने सारी चीजें डिटेल में बताई थी आप लोगों को। ये मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स। 3 चीजें हैं जो इनके जन्म स्थान से, जहां ये बने होते हैं, इनके उत्पत्ति स्थान से दूर मूव करके लेके जाते हैं। चलो पढ़ते हैं डिटेल। सो दिस पार्टिकल्स आर टेकन अवे बाय विंड, वाटर एंड मूविंग ग्लेशियर। ग्लेशियर मीन्स बर्फ। अब बर्फ मान लो कि ये नदी है, और नदी का ऊपर का जो पानी है वो पूरा ठंड के कारण बर्फ बन गया है, और बर्फ बन करके नीचे ही बह रहा है। ऊपर से जो बर्फ है, नीचे तो पानी है, ऊपर बर्फ रहता है, वो धीरे बहता है, और जब वो बहता है तो आसपास के बहुत सारे मिट्टियों को वो धीरे बहा करके दूर लेके चला जाता है। तो ग्लेशियर भी है, और हवा तो लेके जाता ही है। जब आंधी तूफान आता है, देखे हो ना कैसे बहुत सारे धूल मिट्टी हवा में मिल करके उड़ के जाते हैं। और वाटर भी लेके जाता है। गंगा में जाओगे ना, गंगा में या किसी नदी में एक बोतल पानी भरोगे, देखोगे कि उस बोतल उसको थोड़ी देर सेडिमेंट होने दोगे, थोड़ी देर के लिए उसको जब रोक के रखोगे, देखोगे बहुत सारे जो मिट्टी हैं वो धीरे उस बोतल में नीचे की तरफ जम गए हैं। सपोज ये बोतल है, नीचे में बहुत सारा मिट्टी का जो कण है वो जम गया है, यानी वो जो पानी था, नदी का पानी, वो मिट्टी घोल के लेके जा रहा था। इसीलिए तो नदी का पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर वाइट नहीं दिखता, हल्का सा एश कलर का दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिट्टी के कण मिले हुए होते हैं। ऐसे तालाबों में भी तो है ना। नाउ डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस। अब हम पढ़ेंगे कि वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, या बड़े पहाड़ जो हैं वो कैसे टूट करके छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फिजिकल मेथड। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड इन विच टेम्परेचर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द हार्ड रॉक ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉलर पीसेस। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है फिजिकल मेथड, जिसमें टेम्परेचर जो है वो चीज़ों को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है जरा देखते हैं। सपोज ये एक पहाड़ है, हाँ, और सूरज की रोशनी, सूरज यहाँ लड़का नहीं है और रोशनी उसकी पत्नी नहीं है। सूरज सन है और रोशनी उसका लाइट है। सूरज की रोशनी जब अर्थ के सरफेस पे या पहाड़ के सरफेस पे मिलता है, लगता है, तो गर्मी के कारण जो ऊपर वाला सरफेस है अर्थ का या फिर रॉक का, वो एक्सपैंड होता है, फैलता है। और फिर रात होती है, जब चांद निकलता है
तो ये सिकुड़ता है, थोड़ा फैला फिर सिकुड़ा, फिर फैला फिर सिकुड़ा, फिर फैला फिर सिकुड़ा। इससे क्या होता है, ऊपर का जो लेयर्स है वो क्रैक्स हो जाते हैं। देखिए हो ना, पुराने जो छत वगैरह होते हैं उसमें क्रैक्स होता है छतों में। ये क्रैक्स कहाँ से आ गए? दिन की गर्मी और रात के ठंड के वजह से ये होता है, क्योंकि दिन की गर्मी में चीज़ें फैलती हैं और रात के ठंड में सिकुड़ती हैं, और बार बार फैलाव और सिकराव के वजह से क्या होता है, क्रैक्स हो जाते हैं। और इस क्रैक्स में क्या होता है, पानी जमता है। जब बारिश होता है तो इस क्रैक्स में आकर के पानी जम जाते हैं। ये पहाड़ है, पहाड़ में सपोज यहाँ पे क्रैक्स हो गया, अब यहाँ पे पानी आके जमना शुरू हो गया, तो दिन में ये पानी पानी है और रात को ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जब दिन में ये पानी रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये रात को बर्फ बनेगा उस समय बर्फ का जो है वॉल्यूम वो बढ़ जाता है, यानी बर्फ जो है ज़्यादा हो जाता है, एक्सपैंड होता है, और ये एक्सपैंड होकर के दोनों तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा। दिन में ये फिर पानी बनेगा, रात को ये फिर बर्फ बनेगा, और जब बर्फ बनेगा और एक्सपैंड होगा और वो प्रेशर क्रिएट करता है, दोनों तरफ फैलता है। बर्फ जब बनता है तो फैलता है और प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण ये पहाड़ को धीरे धीरे बहुत स्लोली माइक्रोन्स में धीरे धीरे क्रैक करता चला जाएगा। 500 साल में, 1000 साल में ये बड़े बड़े क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये क्रैक्स फिर धीरे धीरे और भी क्रैक्स होंगे, और ऐसे क्रैक्स होते होते ये पहाड़ जो है टूट के पीसेज में कन्वर्ट होने लगेगा। बड़ा बड़ा चट्टान जो है खसकने लगेगा एक दूसरे से, है ना। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये बहने लगेगा, मूव होने लगेगा और अपने स्थान से दूर जाने लगेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीड्योर है जिसमें फिजिकली यानी सनलाइट के मदद से और वाटर के मदद से ये पहाड़ जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। अंडरस्टूड। सो अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग, दिन में गर्मी रात को ठंड, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड द रेन कॉज द रॉक टू क्रॉक्स। सन की गर्मी और रेन माने बारिश का पानी रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, एंड दीज क्रैक्स गेट फिल्ड विथ वाटर। उस क्रैक्स में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। द वाटर इज इन क्रैक्स फ्रीज ड्यू टू द सीवियर कोल्ड इन द विंटर। ठंडे के मौसम में ये बर्फ बन जाते हैं। एज द वाटर एक्सपैंड, वाटर जो है बर्फ बन के एक्सपैंड होता है। व्हेन फ्रोजन द आइस ब्रेक्स द रॉक्स, तो वो क्या होता है, दबाव डालता है और रॉक्स जो है वो दो टुकड़े में टूट जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, एंड इन दिस वे स्मॉलर पीसेस बाय शियर प्रेशर, मतलब धीरे धीरे प्रेशराइज होकर के थोड़े थोड़े प्रेशर से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। इस तरह से एक बड़ा पहाड़ बहुत सालों में 500, 1000, 2000, 5000, लाखों साल भी लग सकते हैं, टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं उनको मिट्टी बनना ही है। वो आज जितनी पहाड़ आपको दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि कुछ हजारों साल बाद वो पहाड़ें जो हैं छोटी हो जाएंगी, टूट जाएंगी और वो मिट्टी में मिल जाएंगी। समझ में आया ना। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे अस्थाई नहीं है, टूटेगा जरूर, और वो भी कौन से प्रोसेस से, वेदरिंग से। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ बायोलॉजिकली द रॉक्स broken into small pieces, or how biologically the weathering take place. बायोलॉजिकली मतलब लिविंग बीइंग के माध्यम से कैसे वेदरिंग होता है। सपोज ये एक पहाड़ है और इस पर एक पेड़ जम गया, पेड़ उग गया, तो ये पेड़ का जो रूट है वो अंदर तक जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा पहाड़ के, तो ये पहाड़ को क्या करेगा, तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। सो रूट ऑफ द ट्री एंड अदर प्लांट्स, they grow in size and also help to break down the rocks को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। Another, there are some animals already I have not mentioned over here. There are some animals like rabbit, mouse, snakes, etc. They make the bore inside the rock, and in this way they weaken the rock, and after some time the rock may fall down and break down. कुछ छोटे छोटे जानवर जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गए,
ये क्या करते हैं, और सांप वगैरह भी, ये पहाड़ों के बीच में छेद करना शुरू कर देते हैं, और छेद करते करते इतना सारा छेद कर देते हैं कि ये जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो जाता है और भरा भरा के टूट पड़ता है जब आंधी तूफान या कोई भी चीज़ आता है। तो समझ में आए? तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है वेदरिंग करने का। इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल। यदि कोई लिविंग बीइंग वेदरिंग करा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेदरिंग। नाउ मूवमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड ग्लेशियर, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। जब हवा होगा या पानी होगा या ग्लेशियर होगा तो अपने साथ मिट्टी को तो बहा के लेके जाएगा ही, धक्का मारेगा ही। सपोज ये रॉक है और इस रॉक से होकर के पानी बह रहा है, तो जब पानी बहना शुरू करेगा तो क्या करेगा, अपने नीचे वाले लेयर को धीरे धीरे घिसता जाएगा, 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 और इतना घिसेगा कि वो लेयर चिकना हो जाएगा। उसमें से बहुत सारे मिट्टी के जो कण हैं हर रोज मूव होंगे पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से और ग्लेशियर के माध्यम से, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी टेम्परेचर की बड़ी भूमिका होती है। मीन्स द टेम्परेचर प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन ब्रेकिंग डाउन द अपर सरफेस ड्यू टू hot temperature in the day and the cold temperature at night makes the upper surface of the rock break down, and when they break down into smaller pieces with the help of wind, water and glacier they move. So day night का जो वेरिएशन है, दिन और रात का जो वेरिएशन है, सनलाइट और मून का, द एक्शन ऑफ विंड, हवा उसके कारण चलती हैं। जानते हो ना आप लोग, उसको क्या कहते हैं, जब दिन के समय सूरज, सन जो निकलता है, और दिन के समय जब मिट्टी से हवाएं जमीन से हवाएं जब समुद्र की तरफ जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ? हाँ, सी ब्रिज, राइट। देखो, जब ये तो लैंड ब्रिज है, जब जमीन से हवाएं समुद्र की तरफ जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे लैंड ब्रिज। ये रात में होता है। और जब समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ जाएंगी तो उसे हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। ठीक है, समुद्र से, तो दिन के समय समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं और रात को, और इससे कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर बनता है। फिर से रिपीट करूं, दिन के समय गर्मी ज़्यादा होता है, उस समय क्या होता है कि समुद्री हवाएं जमीन की तरफ बहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। और जब लैंड की तरफ से, रात के समय लैंड की तरफ से हवाएं जो होती हैं वो समुद्र की तरफ बहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज। और इसके कारण हवा का मूवमेंट होता है, और इस हवा के मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है, इस हवा के मूवमेंट से भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, यू कैन से रॉक पार्टिकल्स, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये भी वेदरिंग को कराने में मदद करते हैं, हवा भी वेदरिंग को कराने में मदद करता है। सो वेदरिंग इज अ वेरी स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। लाखों सालों से चला रहा है, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से वेदरिंग हो रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा हमारे मरने के बाद भी। सोचो, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। सो बेटा, वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज क्लास। सॉरी, 2 more topics is there that has not been completed yet. What is humus? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे डेड पार्टिकल्स वगैरह, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल के हों, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल करके मिट्टी को उर्वर बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं, ताकि उसमें और अच्छे से खेती बाड़ी हो सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। देखो, ह्यूमस के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है। इवेंचुअली द रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल which mix with the dead parts of plants and animals, and the dead parts of plants and animals are called humus. How long weathering take place? Weathering कितने दिनों तक चल सकता है? चल रहा है, चलता जाएगा। So the process of weathering take place millions of years for the formation of soil. Continuous process. So it is the end of our today's class. Hope you understood the process totally. Now you have to note all the notes that has been given over here, and remember to read each and every line that has been given in the book. Okay, because the question will be asked from there. Hope for your better learning.
थैंक यू, बाय बाय, सी यू।